वो अचानक उड़ान भरता अंधेरे की चादर चीरता हुआ नमूदार हुआ और बहुत आहिस्तगी से छत की दीवार पर उतर गया। उधर वो छत पर उतरा और उधर छत के नीचे गहरी नींद सोती हुई सारा खौफजदा होकर जाग उठी। कमरे में तारीकी का राज था और हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। सारा ने घबराकर अपने दाएं जानब हाथ बढ़ाया और उसके हाथ ने किसी के वजूद को महसूस किया और वो बेइख्तियार उस वजूद से लिपट गई। वो दोनों ड्राइंग रूम से निकलकर लाउंज में आए और फिर जीने के दरवाजे से ऊपर चढ़ने लगे। छत पर अंधेरा था। सारम ने लाइट ऑन की और रोशनी होते ही सारम ने जो कुछ देखा वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। शमीम साहब छत पर चारों खाने चित पड़े थे और सारम ने आगे बढ़कर उन्हें आवाज दी, शमीम साहब। और शमीम साहब की आंखें बंद थी। उन आवाजों का उन पर कोई असर ना हुआ। सारम ने सीने पर हाथ रखकर उनके दिल की धड़कन चेक की और दिल पूरे जोरों शोर से धड़क रहा था। सर, शमीम भाई तो बेहोश हैं, नदीम ने उन्हें देखते हुए कहा। जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, उन्हें अस्पताल ले जाना होगा, सर ने नदीम को हदायत की। नदीम ने अपने मोबाइल फोन से एम्बुलेंस के लिए फोन किया और एम्बुलेंस के आते ही दोनों ने उन्हें स्ट्रेचर पर डाला और वो नजदीकी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल का अमला उनका स्ट्रेचर अभी बाहर निकाल ही रहा था कि वो फौरन उठकर बैठ गए और कुछ इस अंदाजे से उठे कि स्ट्रेचर उठाने वाले भी एक लम्हे को सहम गए। उन्होंने स्ट्रेचर जमीन पर रख दिया और उन्हें हैरत से देखने लगे। शमीम अहमद ने अपनी बड़ी बड़ी हैरान आंखों से चारों तरफ देखा और फिर स्ट्रेचर से एकदम उठकर खड़े हो गए। ये आप लोग मुझे कहाँ ले आए? शमीम अहमद ने सारम से मुखातब होकर कहा। हम आपको अस्पताल लाए हैं, आप छत पर बेहोश पड़े थे। छत पर बेहोशी का सुनकर शमीम अहमद को सांप सूंघ गया और वो गुमसुम हो गए। अब आपकी तबीयत कैसी है? सारम ने पूछा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने चौंक कर कहा, और डॉक्टर से रजू करने की जरूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, शमीम अहमद ने बड़े यकीन से कहा। अब मैं घर जाऊंगा। जी ठीक, और ये नदीम साहब आपको टैक्सी में घर छोड़ देंगे, सारम ने कहा। नदीम जब शमीम अहमद को घर छोड़कर वापस आया तो सारम उसका बेचैनी से मुंतज़िर था। उसने नदीम की शक्ल देखते ही सवाल किया, हाँ क्या बताया? सर, उन्होंने ऊपर के बारे में कुछ नहीं बताया, नदीम ने बड़ी मायूस कुन रिपोर्ट दी। आपने पूछा नहीं? जी मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने इस बारे में जुबान नहीं खोली, बस इधर उधर की बातें करते रहे। और ये भी नहीं बताया कि वह बेहोश क्यों हुए? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसका मतलब है कि इस शरी मखलूक ने उनकी जुबान बंद कर दी है, सरम ने ख्याल जाहिर किया। अल्लाह बेहतर जानता है। अलबत्ता उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि सारम साहब से कहो ज़ियारत चले जाएं। सरम ने ठंडी सांस लेकर कहा। इसका मतलब है कि शमीम साहब इस मामले से दस्तबरदार हो गए, यही समझना चाहिए। नदीम ने सारम के ख्याल की तायद की। ठीक है, फिर मैं काम समेट कर आज़म सफ़र होता हूँ, सरम ने फैसला कुन अंदाज में कहा। लेकिन वो आदमी सफ़र ना हो सका। सारा ने रंग दिखाना शुरू कर दिया और अभी तक वह सारम से छुप कर ऊपर जाती, लेकिन अब उसके सामने ऊपर जाने लगी। वो घर में मौजूद होता तो वह बगैर बताए ऊपर जाने लगती। सरम पूछता, सारा कहाँ जा रही हो? ऊपर, और वह बड़े इत्मीनान से जवाब देती। क्यों? सरम नरम लहजे में बात करता। हसन को देखने, और कहीं वो रो ना रहा हो। सारा बड़ी संजीदगी से जवाब देती। सारा, ऊपर कुछ नहीं है, तुम खुद को संभालो, सरम ने उसे समझाता। ये तुम कह रहे हो और मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा हसन ऊपर है, सारा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। शमीम अहमद ने मना किया था इस मसले पर वो बहस ना करे, और सरम ये बात खुद भी जानता था कि बहस का नतीजा गलत निकलेगा, और उसने अपने दिल पर जबर करके कहा, अच्छा जाओ, जल्दी आ जाना। हाँ सारम, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी वापस आती हूँ, सारा खुश होकर बोली। और सारम की समझ में ना आया कि वह इस मामले को किस तरह कंट्रोल करे। उसका ऊपर जाना रोज बरोज बढ़ता गया और एक दिन तो आधी रात को उठ कर वो ऊपर चल दी। सारा, क्या हुआ? सारम की आंख खुल गई और वह फौरन उठ कर बैठ गया। मैं ऊपर जा रही हूँ, लगता है मेरा हसन रो रहा है। और सारा के चेहरे पर परेशानी थी। मैं तुम्हारे साथ चलूं? सारम ने हमदर्दाना लहजे में कहा। नहीं सरम, तुम सो जाओ आराम से, मैं उसे देख कर आती हूँ, और तुम अपनी नींद मत खराब करो, सारा ने कहा और तेजी से बेडरूम से निकल गई। और उसने उसका जवाब सुनने की जहमत भी गवारा ना की। सरम तलबला कर रह गया और उसने फैसला कर लिया कि वह सुबह उठते ही जीने का ऊपर का दरवाज़ा ला कर देगा, और फिर उसने ऐसा ही किया।
दरवाज़ा मतकफल करके चाबी अपने ब्रीफ केस में रख ली और खला सज्जो को बता दिया कि ऊपर का दरवाज़ा लॉक कर दिया है, लेकिन ये ना बताया कि चाबी कहाँ है। सारम के दफ्तर जाने के बाद जब सारा ने ऊपर का रुख किया तो खाला सज्जो ने खामोशी इख्तियार की और उसकी हालत देखकर खाला सज्जो भी परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि सारा ऊपर जाए और फौरन ही सारा वापस आ गई और किसी कदर गुस्से से बोली, खाला सज्जो, जीने का दरवाज़ा किसने लॉक किया? मुझे नहीं मालूम सारा बीबी, मुमकिन है साहब ने लॉक किया हो। और खाला सज्जो ने मस्कीन शक्ल बनाकर कहा, आखिर दरवाज़ा बंद करने की क्या मुसीबत आ गई? सारा ने झंझलाकर कहा, चाबी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, उन्होंने मुझे नहीं दी, खाला सज्जो ने बताया। ढूंढो। और सर ने आंखें निकाल कर कहा, और मुझे 5 मिनट के अंदर चाबी चाहिए। अच्छा बीबी, मैं घर में इधर उधर देखती हूँ, अगर मिल गई तो आपको दे दूंगी। खाला सज्जो ने घर में चाबी मिलने के जहां जहां अमकानात थे चाबी तलाश की, लेकिन चाबी ना मिली। खाला सज्जो जब मुंह लटका के उसके सामने आई तो वह सख्ती से बोली, लाओ चाबी। सारा बीबी, चाबी तो नहीं मिली, खाला सज्जो ने डरते डरते कहा, और साहब से पूछ ले, मुमकिन है उन्होंने कहीं रखी हो। अच्छा। सारा खाला सज्जो को घूरती हुई उठी और पूछती हूँ सारम से। उसने बेडरूम में आकर सारम के दफ्तर का फ़ोन मिलाया और सारम ने अपने मोबाइल पर उसका नाम देखते ही कहा, हाँ सारा, खैरियत? सारम, आपने ऊपर का दरवाज़ा लॉक किया है? हाँ सारा, मैं चाहता। और सर ने उसकी बात फौरन काट दी और बेचैनी से बोली, सारम, चाबी कहाँ है? और मेरे पास है, सारम ने पूरे इत्मीनान से कहा। सारम, तुम जानते हो कि मेरा हसन ऊपर होता है और मुझे उसके लिए बार बार ऊपर जाना पड़ता है, और उसके बावजूद तुमने ऊपर का दरवाज़ा लॉक कर दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि तुम हकीकत की दुनिया में आ जाओ। सारम, मैं हकीकत की दुनिया में ही हूं, सारा ने 2 टोक लहजे में कहा, और तुम किसी के हाथ फौरन चाबी भेज दो। अच्छा, तुम इंतजार करो, मैं भिजवाता हूं चाबी। सारम ने उससे बहस में उलझने की बजाय उसे टालना बेहतर समझा, लेकिन वो टलने वालों में से ना थी। सारा ने 1 घंटा इंतजार करके फिर टेलीफोन कर दिया, लेकिन सारम ने पहले ही अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया और मजबूर होकर उसने प्रोडक्शन हाउस वाले नंबर पर रिंग किया। सारम साहब से बात कराएं। और उधर से फ़ोन उठाए जाने पर सारा ने कहा, और मैं उनकी बेगम बोल रही हूँ। जी बेहतर, ऑपरेटर ने बड़े मौदबाना अंदाज में कहा, और फिर कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, साहब दफ्तर में नहीं। कहाँ गए हैं? शायद घर गए हैं। अच्छा चलो ठीक है। और सारा को सारम पर बहुत गुस्सा आया। एक तो उसने ऊपर का जीना लॉक कर दिया और दूसरा चाबी अपने साथ ले गया था, और तीसरे चाबी वापस भिजवाने का वादा करके अभी तक नहीं भेजी थी। अब वो खुद घर आ रहा था तो एक अच्छी खबर थी, और सारा उसके इंतजार में बैठ गई। वो इंतजार करती रही और सारम का घर आना था और ना वो आया। उसने बड़े गुस्से से फिर उसका मोबाइल नंबर मिलाया। सारम ने फ़ोन उठाया। हेलो सारा। सारा, तुम मुझसे क्यों परेशान कर रहे हो? सारा, मैं रास्ते में हूँ, एक आर्टिस्ट से मिलता हुआ घर पहुँच रहा हूँ। सारा ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा, बस जोर से रिसीवर पटक कर फ़ोन बंद कर दिया, और वो गुस्से में भरी जीना चढ़ती चली गई। और वो अब तक कई मरतबा ऊपर के चक्कर लगा चुकी थी, और ऊपर जाकर दरवाजे के हैंडल को ऊपर नीचे करती और फिर मायूस होकर वापस आ जाती। इस बार उसने बड़े गुस्से में हैंडल झंझोड़ दिया, और तब उसे खुशगवार हैरत हुई। ताला कड़क की आवाज़ के साथ खुल गया और उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने चाबी घुमाकर ताला खोल दिया हो, और वो बड़ी बेकरारी से दरवाज़ा खोलकर छत पर चली गई। सारा मजीद 2-2.5 घंटे के बाद इत्मीनान से शाम को घर पहुंचा, और वह बड़ा खुश था कि सारा ने फिर उसे फ़ोन नहीं किया। इसका मतलब है कि उसे करार आ गया, और उसकी ये तरकीब कामयाब साबित हुई थी। इसी तरह वो उसको टालता और बहलाता रहा तो मुमकिन है कि वो उस फोबिया से निकल आए। दरवाज़ा खाला सज्जो ने खोला, और गेट के अंदर दाखिल होते हुए उसने खाला सज्जो से पूछा, खाला सज्जो साहब खैरियत? जी साहब खैरियत है। और खाला सज्जो ने झिझकते हुए कहा, सारा क्या कर रही हैं? जी वो ऊपर है। और खाला सज्जो ने परेशान कुन खबर सुनाई। ऊपर हैं? और सारम बड़ा हैरान हुआ, ताला कैसे खुला? जी मुझे नहीं मालूम। खाला सज्जो मुझे सच सच बता दो, ताला कैसे खुला? क्या तुम ताला खोलने वाले को बुलाकर लाई थी? नहीं साहब जी, आप यकीन करें मैं कहीं गई हूँ ना, सारा बीबी कहीं गई हैं, और ना ही इस घर में कोई बाहर का आदमी दाखिल हुआ। और खाला सज्जो ने बड़े यकीन से कहा। सारम ने महसूस किया कि उसका लहजा सच्चा है और जो कह रही है सच कह रही है। सारम घर में दाखिल हो चुका था और उसने अपना ब्रीफ केस डाइनिंग टेबल पर रखा, और फिर उसने अपने रूम में झांका, वहां सारा नहीं थी। फिर वो फौरन जीना चढ़ता चला गया, और दरवाजे का ताला सही सलामत था, और उसने हैंडल दबाकर दरवाज़ा अपनी तरफ खींचा और फौरन खुल गया, और वह दबे पांव छत पर नजर डालता कमरे की तरफ बढ़ा।
कमरे का दरवाजा चौपट खुला हुआ था, लेकिन सारा कमरे में ना थी। ये एक हैरान कुन बात थी और सारम उसे नीचे देख कर आया था और वह वहां ना थी और छत भी खाली पड़ी थी और वह कमरे में भी ना थी, तो फिर आखिर कहाँ गई? सारम का दिल तेजी से धड़क उठा और ये एक परेशान कुन सूरत-हाल थी। तब अचानक उसे ख्याल आया कि कहीं वह वॉशरूम में तो नहीं, और वह तेजी से मुल्हका गुस्लखाने की तरफ बढ़ा और हाथ बढ़ाकर उसने दरवाजा खोला तो फौरन खुल गया। दरवाजा खोलते ही सारम की नजर सारा पर पड़ी और वह वाशन बेसन पर खड़ी अपना दुपट्टा धो रही थी और दुपट्टे पर साबुन लगा हुआ था। सारम का ख्याल था कि उसे देखते ही सहम जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ और उसने एक नज़र सारम को देखा और देखा जरूर, लेकिन किसी रद्दे अमल का आधार ना किया और ऐसी बन गई जैसे उसने सारम को देखा ही ना हो और वह पूरे इत्मीनान से अपना दुपट्टा धोती रही। सारा, ये क्या कर रही हो? सारम ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं सारम, जरा हसन के कपड़े धो रही हूँ, और बड़े इत्मीनान से बोली। हसन के कपड़े? और सारम हैरतज़दा होकर बोला, कहाँ है हसन के कपड़े? और ये तो तुम्हारा दुपट्टा है। हैं? और सारा ने अपने हाथों में मौजूद दुपट्टे को देखा और फिर अच्छा कहकर उसने जल्दी जल्दी दुपट्टा धोया और वाश बेसन में निचोड़ कर बाहर निकल आई। फिर उसने छत पर बंधी डोरी पर दुपट्टा फैला दिया। सारम उसे बड़े अफसोस भरी नजरों से देखता रहा और ये अच्छी भली सारा को क्या हो गया है और दुपट्टे को हसन के कपड़े समझकर धो रही है, और हसन कहाँ है? उसने बेड पर नजर डाली और वहां कोई ऐसी चीज नजर न आई जिस पर हसन होने का गुमान होता। आओ सारा, नीचे चलें। सारा ने उसका नरम और नाजुक हाथ पकड़ा। और तुम किस फरेब में मुब्तला हो गई? यहाँ हसन है और ना हसन के कपड़े। खुदारा, इस फरेबे ख्याल से निकलो। सारा, मेरा ख्याल करो और मैं तुम्हारे बगैर कहीं का ना रहूंगा। तुम चाहती हो कि मैं बर्बाद हो जाऊं? अल्लाह ना करे सारम, कैसी बात करते हो? सारा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए शिकवा भरे लहजे में कहा। फिर होश में आओ। सारा ने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखा। मैं पूरी तरह होश में हूं। और वह यकीन से बोली। होश में हो तो अपने दुपट्टे को हसन के कपड़े समझकर क्यों धो रही थी? पता नहीं सारम, और ये दुपट्टा मेरे हाथ में कहां से आ गया? मैं तो हसन के कपड़े ही धो रही थी। सारा ने यह बात कुछ इस यकीन से कही कि सारम का दिल कट कर रह गया। सारा, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम ऊपर आना छोड़ दो? उसने दुख भरे लहजे में कहा। सारम, तुम जानते हो कि मैं ऊपर क्यों आती हूँ, और मैं यहाँ अपने हसन के लिए आती हूँ। यहाँ मेरा हसन रहता है। सारा ने खोए हुए अंदाज में कहा। कहाँ है हसन? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तब सारा ने बेड पर नजर डाली और धीरे से बोली, अभी तो यहीं था। सारा, ना अभी यहीं कुछ था और ना आइंदा यहाँ कुछ होगा। सारा, तुमने जिस बेटे को जन्म दिया है वो मर चुका है, और वो। सारा ने एकदम अपना हाथ छुड़ाकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा ना कहो, और मेरा बेटा जिंदा है और मेरा हसन जिंदा है। और वो ये कहते हुए जीना उतर गई और उसने सारम के साथ आने का भी इंतजार ना किया। सारम पर गहरी उदासी छा गई और वह दिल पर बोझ लिए बोझल कदमों से सीढ़ियां उतरने लगा। दूसरे दिन उसने ऊपर वाले दरवाजे का ना सिर्फ ताला तब्दील करवा दिया, बल्कि एक मोटी जंजीर लगवा कर उसमें भी एक मजबूत ताला डाल दिया। अगर नीचे का ताला किसी तरह खुल भी जाता तो जंजीर काटना आसान काम ना था। और सारम की ये तरकीब भी धरी की धरी रह गई और वह सारा को ऊपर जाने से न रोक सका। खाला सज्जो ने उसे फोन करके बताया कि सारा बेबी ऊपर हैं, तो वह हैरान हुए बगैर ना रह सका। लेकिन खाला सज्जो, क्या ये कैसे हुआ? और मैंने तो कल ही दरवाजे में 2 ताले लगवाए हैं और मुझे नहीं मालूम साहब जी, मैं ऊपर नहीं गई। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो ऊपर हैं? साहब जी, मैंने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा है और उन्हें गए हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं और अब सीढ़ियों में ना तो बैठी होंगी। और खाला सज्जो ने ख्याल ज़ाहिर किया। खाला, ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाले दरवाजे के साथ बैठी हों। तुम जरा ऊपर जाकर देखो। ठीक है साहब, आप होल्ड करें, मैं अभी देख कर आती हूँ, खाला सज्जो ने कहा। और वह रिसीवर रखकर तेजी से ऊपर गई और चंद सीढ़ियां रह गईं तो उसने ऊपर सर उठाकर ऊपर देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन सारा सीढ़ियों में नजर नहीं आई। खाला सज्जो ने नीचे आकर बताया, साहब दरवाजा तो बंद है, लेकिन सारा बेबी वहां नहीं है। खाला, हो सकता है वो वॉशरूम में हो और तुमने देखा ना हो। साहब, मैंने पूरा घर छान कर आपको फोन किया है और वो नीचे कहीं भी नहीं, हत्ता के बाहर भी नहीं, खाला सज्जो ने पुर यकीन अंदाज में कहा। अच्छा, मैं आता हूं, मैं खुद आकर देखता हूं कि क्या मामला है, सारम ने कहा। और जी अच्छा, खाला सज्जो ने कहा और रिसीवर रख दिया। 1 घंटे के बाद सारम घर पहुंच गया और उसने अच्छी तरह नीचे का घर खंगाला। जब उसे यकीन हो गया कि सारा नीचे के पोर्शन में कहीं नहीं है तो वो ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचकर जब उसने दरवाजे पर नजर डाली और उसे जूं का तू बंद नजर आया। हफ्ती ताला बंद था और जंजीर वाला ताला भी खुला हुआ ना था और ना ही जंजीर कटी थी।
सवाल ये था कि फिर सारा उस बंद दरवाजे से कैसे अंदर चली गई। बहुत गौर से दरवाजे को देखने के बाद पता चला कि दरवाजा ऊपर से नीचे तक बड़ी सफाई से कटा हुआ है, और जब उसने नीचे की खुली दर्ज में अपनी 2 उंगलियां डालकर खींचा तो दरवाजे का आधे से ज्यादा हिस्सा खुल गया, और जब दरवाजे का वो हिस्सा जिसमें 2 ताले पड़े थे जू का तू रहा, और खुले दरवाजे से एक आदमी बाआसानी ऊपर जा सकता था। सरम ऊपर नहीं गया और अपने दिल को मजीद दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सूरत हाल उसके लिए चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई, और उसी वक्त उसने एक फैसला कर लिया। अब इस घर में सारा का रहना ठीक नहीं, और सरम ने उसे ऊपर जाने से रोकने की अपनी सी कोशिशें कर ली थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम बना दी गई, और कोई था जो सारा को ऊपर जाने में मदद कर रहा था, और वो उसकी राह में आने वाली हर रुकावट को बड़ी आसानी से दूर कर देता। सारा ऊपर जाकर बर्बाद हो रही थी, और उसकी जहनी हालत रोज बरोज खराब होती गई, और वो एक ऐसे फरेबे ख्याल में मुब्तला हो गई थी जिसका कोई वजूद ना था। अब सारा को इस घर से हटाना बहुत जरूरी हो गया। सरम ने नीचे आकर जफर मुराद को फोन किया और उसे सारी सूरत हाल तफसील से बताई, और यूं तो वह सारा के हाल से वाकफ था, और वो अपनी बीवी जमर्द के साथ सारा की खैरियत मालूम करने आता रहता। अगर मसरूफियत की वजह से आ ना सकता तो फोन पर सरम से बात कर लिया करता। सरम ने आज वो जो कुछ सारा के बारे में बताया और जफर मुराद के लिए बड़ा हैरान कुन और तशवीशनाक था। वो समझ रहा था कि सारा साइकेट्रिस्ट के इलाज से भली चंगी हो गई है, लेकिन उसकी हालत तो पहले से भी अबतर हो गई थी। लेकिन सारम भाई, जब सारा बाजी इस मामले में इस कदर नवालू हो गई हैं तो वो घर छोड़ने पर किस तरह राजी होंगी? जफर मुराद ने सारी बात सुनकर कहा, जफर कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, अब सारा को इस घर से दूर करना होगा, वरना उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जाएगी। ठीक है, मैं शाम को जमुर्द के साथ आ जाता हूँ, और हम दोनों उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वह हमारे साथ चलकर हमारे घर में रहें। जफर मुराद ने कहा, अगर सारा इनकार करे, और वह जरूर इनकार करेगी, मगर तुम उसके पीछे पड़ जाना और उसे यहाँ से लेकर ही टलना। सरम ने उसे रास्ता दिखाया। ठीक है सरम भाई, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आता हूँ। शाम को जब जफर मुराद अपनी बीवी जमर्द के साथ घर आया तो उसने बड़ी मोहब्बत से अपने घर रहने की दरख्वास्त की, तो सर ने चौंक कर उसे देखा। इस कदर हैरत से मुझे क्यों देख रही हो? और मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की? बहनें भाइयों के घर आती रहती हैं? जफर मुराद ने पूछा। रहती हैं, और सर ने सादगी से कहा, जरूर रहती हैं, लेकिन मैं अपने घर के अलावा कहीं रहना नहीं चाहती। सारा का लहजा बड़ा दो टोक था। सारा बात यह है कि मैं कुछ अरसे के लिए ज़ियारत जाना चाहता हूँ, और तुम फिर अकेली इस घर में किस तरह रहोगी? सरम ने सारा जवाब पेश करने की कोशिश की। मैं रह लूंगी सरम, मुझे डर थोड़े लगता है। सर ने बड़ी लापरवाही से कहा। सारा बाजी, आपका अकेले घर में रहना ठीक नहीं, आप हमारे साथ चलें। जमुर्द बोली, हाँ बाजी, और ये घर असीब ज़दा है, यहाँ तनहा रहना किसी तौर मुनासिब ना होगा। जफर मुराद ने फैसला कुन अंदाज में कहा, और आपको हमारे साथ चलना होगा, और मैं किसी कीमत पर आपको तनहा नहीं छोड़ूंगा। सरम, आपको ज़ियारत में कितने दिन लगेंगे? कुछ कह नहीं सकता, बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द वापस आ जाऊं। फिर जफर, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। सारा के लहजे से नीम रजामंदी का इजहार होने लगा। जी बाजी बोलें। जफर मुराद फौरन बोला, मैं जब यहाँ आना चाहूँ तो तुम्हें लाना होगा। सारा ने शर्त रखी, और ये शर्त सुनकर जफर मुराद ने सरम की तरफ जवाब तलब नजरों से देखा। सरम ने आबरू के उस शर्त को मानने के लिए कहा। चलें ठीक है बाजी, जफर मुराद ने जवाब दिया, आप जब कहेंगी मैं आपको यहाँ ले आऊँगा, लेकिन बाजी आप अकेले घर में आकर क्या करेंगी? ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती। कोई बात नहीं, ना बताएं, मैं इसरार नहीं करूँगा। जफर मुराद ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं फिर हमारे साथ जाने की तैयारी करें। ठीक है, सर ने उठते हुए कहा, और खाला सज्जद मेरे साथ जाएंगी। हाँ, ज़ाहिर है कि वो यहाँ अकेली रहकर क्या करेंगी? जफर मुराद बोला। सर ने सारा के उठने के बाद जफर मुराद को देखकर अपना अंगूठा हिलाया, और ये एक संगीन मसला है जिससे कि उस कदर आसानी से हल होने की तवक्का ना थी, लेकिन यह मसला हल हो गया था। सरम ने सारा की बात मसलतन बांध ली, और फिलहाल उसका मकसद सारा को उसके घर के माहौल से दूर करना था, और एक बार उसके घर से निकल जाए फिर उसे यहाँ आने से रोकने के 100 रास्ते तलाश किए जा सकते हैं। सारा और खाला सज्जो उसी दिन जफर मुराद के बंगले में मुंतकिल हो गए। सरम ने सुकून का सांस लिया, और सरम का ये सुकून ज्यादा देर बरकरार न रह सका। पहले ही रात सारा सोते सोते चौंक कर उठ गई, और उसने सरम को भी हिलाकर उठा दिया। क्या हुआ? सरम ने उसे उठकर उसे परेशान नजरों से देखा। सारा, मैं अपने घर जाऊंगी, मेरा हसन वहां अकेला है और वो रो रहा है। सारा ने उसकी तरफ पर तशवीश अंदाज में देखा।
सारा, अल्लाह के वास्ते खुद को संभालो वरना तुम पागल हो जाओगी। सारम, प्लीज मुझे घर ले चलो। सारा ने अल्तजा की। तुम्हें मालूम है कि इस वक्त क्या बजा है? सारा ने किसी कदर खफगी से कहा। हाँ, 2 बजे हैं। सारा ने सारी टेबल पर रखी हुई घड़ी में टाइम देखा। तो फिर, और ये वक्त घर से निकलने का है। फिर मैं क्या करूं? और सारा बेबसी से बोली, और मैं अपने हसन को रोता हुआ कैसे छोड़ दूं? ऐसा करो, अकेली चली जाओ, और मैं तो इतनी रात को वहां जाने से रहा। सरम ने फैसला कुन अंदाज में कहा और उसके लहजे में गुस्सा था। अच्छा छोड़ो, और वो खुद ही रोकर सो जाएगा। सरन उसे गुस्से में देखकर अपने दिल पर पत्थर रख लिया और करवट लेकर लेट गई। सरम ने जवाब में कुछ नहीं कहा कि उसे खुशी थी कि सर ने अपने घर चलने की जिद नहीं की, और वो भी करवट लेकर लेट गया और जल्द ही सो गया। जबकि सारा बहुत देर तक जागती रही और वह चुपके चुपके हसन के याद में आंसू बहाती रही, और बिल आखिर उसे भी नींद आ गई। सरम की ख्वाहिश के मुताबिक जफर मुराद ने सारा की निगरानी का भरपूर इंतजाम कर दिया। खदशा था कि वो घर से तनहा न निकल जाए, और साथ ही सरम ने खाला सज्जो को भी हदायत कर दी कि वो सारा के साथ साए की तरह रहे। अगर वो घर से जाने की कोशिश करे तो फौरन घर के किसी फर्द को मतला करे। सरम दूसरे दिन दफ्तर पहुंचा तो नदीम शरीफ उसका शिद्दत से मुंतजर था, और वह सरम को देखते ही उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हो गया। सरम ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फिर बोला, नदीम साहब खैरियत? जी सर, बिल्कुल खैरियत, और आपसे एक बात करना थी। हाँ बोले, सरम ने पुरस्कून लहजे में कहा। सर, हमारी सीरियल में एक हिजड़ा काम कर रहा है और शाहदा नाम है उसका, और वो घरेलू मुलाजम का रोल कर रहा है। उसके सामने आपके घर का जिक्र हुआ तो उसने एक आमल का पता बताया। नदीम बोला, अच्छा कहाँ है वो आमल? सर ने दिलचस्पी से पूछा। सर, आमल उसका अपना गुरु है और उसका नाम भी बड़ा अजीब सा है, दुआ रानी। नदीम ने हंसकर कहा। हिजड़ों का गुरु भी आमल हो सकता है? कभी सुना नहीं। और सरम तज़ब्ज़ब के आलम में बोला, सर मुझे भी हैरत हुई, लेकिन शाहदा ने कई वाक़यात सुनाए और उसने कई असीब ज़दा घरों से असीब निकाले हैं। अगर आप इजाज़त दें तो आपका घर दिखा दूं। नदीम ने इजाज़त चाही। दिखा दें, सरम कुछ सोचते हुए कहा, और एक शर्त है उसकी। पैसे? सरम ने शर्त का अंदाज़ा लगाया। नहीं, पैसे नहीं, वो पैसे नहीं मांगता, और आपकी मर्जी है, काम होने पर जो चाहे दे दें। फिर क्या शर्त है? दुआ रानी 13 दिन घर में रहेगा और अपने शागिर्दों के साथ। शर्त यह है कि घर का कोई फर्द ना हो, और वो घर बिल्कुल खाली चाहता है। घर तो वैसे ही खाली है, मैंने अपनी मिसेस को डिफेंस मुंतकिल कर दिया, जफर मुराद के घर, सरम ने बताया। बस तो फिर मसला हल, नदीम शरीफ ने खुश होकर कहा, और मैं शाहदा से बात कर लेता हूं कि वो अपनी गुरु दुआ रानी को ले आए। सरम मुकर्रर वक्त पर अपने घर पहुंच गया और कुछ देर बाद नदीम दुआ रानी को लेकर आ गया। दुआ रानी के साथ 3 नौजवान हिजड़े थे। सरम ने जब दुआ रानी को देखा तो उसके दिल में ख्याल उभरा कि ये यहाँ रहकर कोई अमल करे ना करे, इसकी शक्ल देखकर ही वह शरी मखलूक पागल हो जाएगी। दुआ रानी छोटे कद, भारी बदन, उम्र 50 से ऊपर, और चिकन का कुर्ता शलवार और गले में चिकन का भारी दुपट्टा, और शक्ल पर फटकार बरसती हुई, मांग चोटी किए और आंखों में गहरा काजल, और वो मटकता चुटकता घर में दाखिल हुआ। लो हम आ गए, और ये कहकर उसने ताली बजाई। उसके पीछे 3 शागिर्द थे, और एक तो शाहदा ही था, और एक ज़ेबा और दूसरा परवीन। दुआ रानी सरम को सलाम करके लाउंज के क्लीन पर बैठ गया और अपनी भारी और करख्त आवाज में बोला, ए जा तू चिमटा तवा चिमटा ला। और ये सुनकर शाहदा नामी हिजड़ा फौरन किचन में गया और उसने तवा चिमटा लाकर अपने गुरु दुआ रानी के सामने रख दिया। लो गुरु, फिर शुरू करें, लेकिन सकाई। हाँ गुरु करो शुरू। और शाहदा ने उसके पीछे बैठते हुए कहा। दुआ रानी के 3 चेले उसके पीछे बैठ गए, और दुआ रानी ने चिमटा तवा अपने आगे रखा, आसन जमाया, और फिर जोर से ताली बजाकर बोला, आजा लकड़ सकाई, आजा लकड़ सकाई। और दुआ रानी बोलता जाता तो उसके पीछे पीछे नौजवान हिजड़े तालियां बजा बजाकर उसके जुमले को दोहराते जाते। सारम और नदीम ड्राइंग रूम के दरवाजे पर कुर्सियां डाले उस तमाशे को देख रहे थे, और घर में तालियों की आवाज बेतहाशा गूंज रही थी। 10-15 मिनट तक दुआ रानी इसी तरह के ऊट पटांग जुमले बोलता रहा, और फिर अचानक उसके चेहरे पर मजीद वहशत दिखाई दी, और उसने जोर से चिमटा तवे पर मारा और बोला, एक कौन है तू? और पीछे से उसके चेले ने उसके जुमले को दोहराया, एक कौन है तू, एक कौन है तू? और एक साथ तालियां बजती और तवे पर चिमटा पड़ता और आवाज आती, एक कौन है तू, एक कौन है तू? कुछ देर तक यही अमल चलता रहा, लेकिन कोई नतीजा जाहिर ना हुआ तो दुआ रानी ने फौरन अपना हाथ रोक लिया। ए ज़ेबा, वो फटे बांस जैसी आवाज में बोला, हाँ गुरु। ये तो सामने ना आवे, और कोई बड़ा ही खबीस मर्दुआ है।
दुआ रानी ने परेशान होकर कहा, गुरु खंड पढ़ो, और ज़ेबा ने मशवरा दिया, चल फिर शुरू हो जा, और वो बोला। उसके बाद जो खंड शुरू हुई तो सारम का सर चकराने लगा। अजीबोगरीब अल्फाज, फटे बांसों जैसी आवाज़, हथौड़े बरसती तालियां और तवे और चिमटे का बेहिंगम शोर, और उस मज़का खेज सूरत से सारम जान छुड़ाकर उठने ही वाला था कि एकदम खामोशी छा गई। तब सारम ने डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा गिद्ध देखा और जिसके पंजे सुर्ख थे, और वो गिद्ध अचानक ही नमूदार हुआ और चंद लम्बे ड्राइंग टेबल पर नजर आया और फिर फौरन ही आंखों से उजल हो गया। गायब होने से पहले उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके दुआ रानी को देखा था, और उस गिद्ध को नमूदार होते सब ने देखा, और शायद इसलिए दुआ रानी ने अपने बेहिंगम शोर को रोक दिया और अपनी काजल भरी आंखों से वहशतज़दा होकर गिद्ध पर नजर डाली थी। उस सुर्ख पंजों वाले गिद्ध को देखते ही अपनी बद्दी आवाज में पुकारा था, ये तो मर्दवा काकोर है। और दुआ रानी के मुंह से काकोर का नाम सुनकर सारम हैरतज़दा रह गया। वो दुआ रानी को खेल तमाशे से ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा था, और दरअसल उसे दुआ रानी के कामल होने का यकीन नहीं आया था। लेकिन डाइनिंग टेबल पर सुर्ख पंजों वाले गिद्ध का ज़हूर और दुआ रानी के ज़बान से काकोर का नाम अजहार सुनकर सारम को मुतासर कर गया, और उस घर में किस किस्म का असेब था, और उस असेब का नाम जान लेना इस बात पर दलालत करता था कि दुआ रानी वाकई उस रास्ते का खिलाड़ी है। नदीम शरीफ ने उसके बारे में बताया था कि वो अपनी नौजवानी में एक जादूगर का घरेलू मुलाजम था। अपने असी जादूगर ने उसकी खिदमत से मुतासर होकर उसे चंद गुर सिखा दिए, और दुआ रानी को इस काम से दिलचस्पी थी, लिहाजा वो इस लाइन पर चलता गया और खासी महारत हासिल कर ली। किसी घर में अगर किसी गैर इंसानी मखलूक ने कब्जा जमा रखा हो तो दुआ रानी उस घर से उस मखलूक का बसीरा जला देता, और घर को गैर इंसानी मखलूक से पाक करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 13 दिन लेता, और बाद औक़ात ये भी होता कि वो मखलूक दुआ रानी की शक्ल देखकर 3 दिन में ही घर छोड़कर भाग जाती। सारम का दुआ रानी के बारे में ये ख्याल था कि अगर वो कोई अमल ना भी करे और महज 13 दिन अपने शागिर्दों के साथ रहकर खूब हंगामा करे तो मखलूक तंग आकर खुद ही घर छोड़ जाएगी। सारम को घर में ठहरने का कोई इरादा ना था, और वो घर दुआ रानी और उसके चेलों के हवाले करके निकल जाना चाहता था, लेकिन नदीम ने उसे रोक लिया था। शाहदा ने नदीम को बता दिया था कि दुआ रानी पहले दिन ही असीब का हस्ब नसब मालूम कर लेता है, और नदीम ने उसके घर में ठहरने की इजाज़त चाही। शाहदा ने अपने गुरु से बात करके उसे वहां ठहरने की इजाज़त दिलवा दी, और उसी इजाज़त का फ़ायदा उठाते हुए नदीम ने सारम को रोक लिया था ताकि वह दुआ रानी के काम को खुद अपनी आंखों से देख ले। दुआ रानी ने वाकई कमाल कर दिखाया, और उसने अपने बेहंगम अमल से काकोर को खींच बुलाया और उसका नाम भी मालूम कर लिया। ये मर्दवा काकोर है। और गुरु दुआ रानी ने अपने चेलों की तरफ देखते हुए इंकिशाफ किया। हाय, गुरु कितने झटके का है? ज़ेबा ने पूछा। झटके तो पूरे 13 ही लेगा, और बड़ी कुत्ती शय नजर आता है, दुआ रानी ने बताया। सरम अच्छी तरह जानता था कि यह काकोर किस किस्म की शय है, और वो एक अरसे से उसे भुगत रहा था। उस खबीस ने उसके बच्चे की जान ले ली, और वो बड़े बड़े आमलों और बुजुर्गों को नाकाम बना दिया था। जाने कि उस सारम को लगा कि काकोर के मुकाबले इस बार उसकी टक्कर का बंदा आया है, और उसे तो दोनों ही कुत्ती शय दिखाई देते थे। सरम ने वहां मजीद ठहरना मुनासिब ना समझा, और उसने चलते हुए जेब से 5000 रुपये निकाल कर दुआ रानी के हाथ पर रखे और बोला, फिलहाल ये पैसे खाने पीने के लिए रख लें। अगर आपने इस कबीर काकोर से मेरे घर को निजात दिला दी तो मैं आपको इनाम की बारिश कर दूंगा, और आप नहीं जानते कि इस मनहूस काकोर ने मुझे किस कदर नुकसान पहुंचाया है। साहब, ये पैसे रख लो, और जब काम हो जाए तो दे देना, और ये हमारा असूल है कि काम के बाद पैसे लेते हैं, और फिर जो चाहे दे देना, हम खुशी से ले लेंगे, दुआ रानी ने कहा। सारम को उसकी ये बात अच्छी लगी। उसने 5000 रुपये वापस अपनी जेब में रख लिए और अपने घर से निकल आया, और नदीम उसके साथ था। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? सारम ने पूछा। सर, मैं अभी यहीं रुकूंगा और ज़रा देखता हूँ ये लोग क्या करते हैं, नदीम ने कहा। और इन लोगों को एतराज़ तो ना होगा? सारम ने उसे याद दिलाया। बस इस वक्त तक बैठूंगा जब तक ये मेरे बैठने पर एतराज़ ना करें, नदीम ने कहा। चलो ठीक है। सारम ने उसे हाथ मिलाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सारम जफर मुराद के घर से तरफ जाते हुए सोच रहा था कि वो ज़्यादा जाने का प्रोग्राम फ़िलहाल मुलतवी कर दे, और दुआ रानी का अमल 13 दिन का था, और 13 दिन मज़ीद इंतज़ार कर ले। क्या अजब कि दुआ रानी उस शरी मखलूक को घर से निकालने में कामयाब हो जाए, और फिर ज़ियारत जाने की क्या ज़रूरत बाकी रहेगी। उसने तो ज़ियारत जाने का प्रोग्राम पक्का कर लिया था, और बीच में ये प्रोग्राम आ गया। अगरचे उसने गुरु की आमद को महज तफरी तबा से ज़्यादा अहमियत ना दी थी, लेकिन अब जाने क्यों उसे यकीन हो गया
کہ दुआरानी इस मखलूक से अच्छी तरह निमटने की सलाहियत रखता है। घर पहुंचकर उसने जफर मुराद को अपने घर का सारा हाल बताया। जफर मुराद उस रूदास से बड़ा महफूज हुआ और अभी वो लोग खाना खाने में मसरूफ थे कि सारम का मोबाइल बज उठा। उसने मोबाइल उठाकर नंबर चेक किया और ये नदीम की कॉल थी। किसी और का फोन होता तो शायद वो फोन काट देता, क्योंकि खाने के दौरान फोन पर बात करना उसे पसंद ना थी। लेकिन इस वक्त मजबूरी थी और नदीम का फोन सुनना जरूरी था, मबादा कोई फौरी अहम और मसला ना हो। और जब सरम ने कॉल अटेंड की तो वाकई अहम मसला निकला। सर गजब हो गया और सरम के हेलो कहते ही नदीम बोला और उसके लहजे में घबराहट थी। क्या हुआ भाई? सरम ने पुरस्कून रहने की कोशिश की। सर आपके जाते ही उन लोगों ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया और दुआरानी अजीब अजीब लफ्ज मुंह से निकाल रहा था और उसके तीनों चेले उन लफाज को दोहरा रहे थे, तालियां बजा रहे थे और दुआरानी तवा चमटे को किसी साज की तरह बजा रहा था। बस सर, घर में इतनी कदर शोर हंगामा था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और इस तरह का हंगामा तो मैं देख आया हूं। सर ने उसे अपनी मुख्तसर बात करने का इशारा किया। सर आपके सामने तो कुछ अभी हंगामा नहीं था, आप यहाँ होते तो 2 मिनट में उस शोर में ना बैठ पाते। खैर बैठे बैठे अचानक दुआरानी उठा और उसके हाथ में चिमटा था और उसने उछल कर चिमटा लहराया और यूं लगा जैसे उसने किसी का निशाना लेकर चिमटा मारा हो। और तब ही कालीन पर एक गिद्ध गिरा और फिर फौरन ही उड़ता हुआ हवा में तहलील हो गया। गिद्ध के गिरते ही उन चारों ने वो शोर हंगामा किया कि तौबा भली। गजब, क्या हुआ? सर ने फिर उसे लाइन पर लाना चाहा। बताओ। सर वही बताने जा रहा हूं। बस सर, फिर यह हुआ कि शोर अचानक रुक गया और ऐसा सन्नाटा छा गया कि पिन गिरे तो उसकी आवाज महसूस हो। यही नहीं, वो चारों जहां जिस हालत में थे वहीं खड़े रह गए और बस यूं समझिए जैसे मंजर मजबंद हो गया। चंद लम्हों बाद जब वो लोग हरकत में आए तो मालूम हुआ कि क्या गजब हुआ है। सर उनके दोनों हाथ और जुबान मफलूज हो गई और वो सारे के सारे तालियां बजाने से माजूर और बोलने से महरूम हो गए। और वो बोलने की कोशिश करते तो हलक से इंतहाई भयानक आवाज निकलती और अगर ताली बजाने की कोशिश करते तो हाथ ही ना उठता। और ये सूरत हाल देखकर चारों के छक्के छूट गए और उन्होंने तवा चिमटा एक तरफ फेंका और अपना सामान समेटा और घर से तेजी से निकल गए। मैंने उन्हें अस्पताल ले जाने की पेशकश भी की, लेकिन उन्हें पीछे मुड़कर ही ना देखा और मेरी पेशकश पर गौर करने के लिए उनके पास जैसे वक्त ही ना था। लग रहा था कि अगर वो कुछ देर मजीद रुके तो उन पर जाने क्या बीत जाए। ओह यार, ये तो बहुत बुरा हुआ और मैं तो वहां से बड़ी तवक्कात लेकर उठा था। सरम ने सारी रुदा सुनकर कहा। जी मेरा भी यही ख्याल था कि दुआरानी इस खबीस मखलूक पर काबू पा लेगा सर, लेकिन ये तो कोई बहुत ही ताकतवर मखलूक है और अच्छे अच्छों को उल्टा कर देती है। आपने घर का क्या किया? खुला तो नहीं छोड़ दिया? सरम ने पूछा। सर सच्ची बात तो यह है कि उन लोगों के घर से भागते मुझे बेहद डर लगा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके पूरा घर जल्दी जल्दी बंद किया और अब घर से कुछ फासले पर खड़ा आपसे बात कर रहा हूं, नदीम ने बताया और उसकी आवाज में अब भी लर्जिश थी। आपके घर की चाबियां अपने साथ ले जाएं और कल दफ्तर लेते आइएगा, बाकी बातें फिर कल होंगी। सरम ने कहा। ओके सर, नदीम शरीफ ने जल्दी से कहा और मोबाइल ऑफ कर दिया। सरम को दुआरानी के नाकामी का बड़ा अफसोस हुआ और वो 13 दिन उस घर में गुजारना चाहता था और शरी मखलूक ने उसे 3 घंटे भी वहां टिकने ना दिया। इन लोगों को मफलूज अलग कर दिया और अल्लाह जाने अब वो लोग ठीक होंगे भी कि नहीं। बहरहाल वो नदीम के जरिए उनकी खबरगिरी करवाएगा और ज़रूरत हुई तो उनका इलाज भी करवाएगा। एक बाब जो अचानक खुला था वो इतनी तेजी से बंद भी हो गया और सरम के दिल में उम्मीद की किरण चमकी थी और इसीलिए उसने ज़ियारत जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। अब तो ये आस भी टूट गई और उसे बहरहाल सूरत ज़ियारत के लिए आज़म सफ़र होना पड़ेगा। दूसरे दिन वो प्रोडक्शन हाउस पहुंचा तो नदीम को शाहदा से महू गुफ्तगू पाया और शाहदा को देखकर सरम को इत्मीनान हुआ और वह सीधा अपने कमरे में पहुंचा। अभी वो कुर्सी पर बैठा ही था कि नदीम इजाज़त लेकर कमरे में आ गया। हाँ नदीम साहब, क्या खबर है? सर खबर तो अच्छी है, शाहदा आ गया है और वो बता रहा था कि घर पहुंचकर दुआरानी ने कोई अमल किया था जिसके नतीजे में उसके हाथ और जुबान खुल गए। नदीम ने बताया। चलो ये अच्छा हुआ और मैं उन लोगों की तरफ से परेशान हो गया था। सर ने मुतमिन लहजे में कहा। अब दुआरानी के क्या अज़ाइम हैं? सर वो तो ठंडा पड़ गया है, नदीम ने मुस्कुराकर कहा और शाहद बता रहा था कि बड़ा सख्त हमला हुआ था और वो तो खैर हो गई कि वरना चारों की जिंदगी खतरे में पा गई थी। गुरु अगर उस हमले को ना रोकते तो उस घर में चारों की लाशें पड़ी होती और हमला रोकते रोकते फिर भी वो छिपड़ में आ ही गए और अब तो गुरु ने उस घर का रुख करने से भी तौबा कर ली है। अब मुझे ज़्यादा जाना ही होगा, सरम ने कहा। सर चले जाएं और मुझे तो निजात का ये आखिरी रास्ता नज़र आता है, शमीम भाई ने भी यही मशवरा दिया था।
चलें फिर मीटिंग कॉल करें और मुझे नहीं मालूम कि ज़ियारत में कितना अरसा लगेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में काम ना रुके, सारम ने कहा। जी बेहतर, और मैं समद साहब से बात करता हूं, नदीम ये कहकर उठ गया। सारम को ये जानकर खुशी हुई कि वो लोग चंद घंटों बाद ही बिरोबे सेहत हो गए और मफलूज होने की सूरत में उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती। और ये वो लोग थे जिन्हें ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं आता, और बेरोज़गारी से मजबूर होकर अब तो ये लोग भीख मांगते हुए नजर आते हैं। और उसकी वजह यह है कि रेत और रवाज तब्दील हो गए हैं। वरना एक ज़माना था कि शादी ब्याह और खुसूसी तौर पर बच्चे की पैदाइश पर उनका गाना बजाना ज़रूरी होता था। अब ऐसे मौक़ों पर कोई उन्हें नज़दीक नहीं फटकने देता, और वैसे दरमियान की ये मखलूक अपने अंदर बड़े इसरार रखती है। सारम को अपने प्रोडक्शन हाउस की ज़्यादा फिक्र ना थी और उसके पास बहुत अच्छा स्टाफ था। फिर उसने दफ्तर का सेटअप इस तरह बनाया था कि काम खुद ब खुद होता रहे। बहरहाल थोड़ी बहुत जो रुकावटें थीं उसने मीटिंग में दूर कर दी और मुतमिन होकर घर आ गया। सारम के लिए कोयटा और ज़ियारत कोई नई जगह नहीं थी और वह कई बार वहाँ जा चुका था। सारम को ज़ियारत का गहरा सन्नाटा, सनूबर की सरसब्ज़ दरख्त और बेइंतहा ऊंचे पहाड़ बहुत पसंद थे, और ज़ियारत की वादी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी थी और ये एक प्याला नवाबादी थी और जा बजा कुदरती मनाजर बिखरे हुए थे। सरसब्ज़ो शादाब जंगलात, पथरीले रास्ते और ज़ियारत के हुस्न में अजब सादगी थी, और जैसे कोई पहाड़ी दोशीदा अपने सुनहरी बाल खोले किसी की मासूमियत से देखती है। सारम का जी चाहता कि वो अकेले सफ़र पर ना जाए और अपने साथ अपनी शरीके ज़िंदगी सारा को भी साथ ले जाए, और उसके बगैर वो खुद को अधूरा समझता। लेकिन ज़ियारत वो जिस मिशन पर जा रहा था उसके बारे में यकीन से नहीं कह सकता था कि वहाँ क्या सूरत पेश आएगी, और सारा का साथ जाना किसी तौर मुनासिब ना था। सारा को अपने घर से अलग हुए कई दिन हो गए थे और उस जफर मुराद के घर शिफ्ट होते ही अपनी बेकरारी का इज़हार किया था, और वो आधी रात को अपने घर जाना चाहती थी। और जब सारम ने गुस्से में उसे तनहा जाने की इजाज़त दे दी थी और वो तो जाग की तरह बैठ गई। उस रात के बाद उसने सारम, खाला सज्जो या जफर मुराद से अपने घर जाने का मुतालबा नहीं किया। उसकी निगरानी जारी थी, वह छुप कर भी घर से नहीं निकली थी। सारम खुश था कि वह सारा को अपने घर से दूर करने की वजह से फ़ायदा हुआ और उसमें मुस्बत तब्दीली आ गई। अब उसने हसन का तज़किरा छोड़ दिया और खाला सज्जो और जफर मुराद भी इस तब्दीली से बहुत खुश हुए, लेकिन किसी को असल हकीकत का पता ना था। सारा उस रात जब सारम ने उस पर गुस्सा किया था, हसन को याद करके रोती रही थी, और कहीं सुबह जाकर उसे नींद आई थी और फिर उसे दिन चढ़ते तक सोती रही। जब उसकी आंख खुली तो दिन के 12 बजे थे और कमरे में कोई ना था और दरवाज़ा भी बंद था। सारम उसे गहरी नींद में देखकर आहिस्ता से उठ गया और फिर उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि सारा पूरे इत्मीनान से सोती रहे। सारा की आंख खुलते ही उसे हसन की याद ने घेर लिया और फिर उसे यूं लगा जैसे उसका हसन रो रहा हो और अपनी नन्ही मुन्नी बाहें फैलाकर उसे पुकार रहा हो। एक टीस उसके दिल में उठी, हाय क्या करूं, और फ़ोन पर नज़र पड़ी तो एक अजीबोगरीब ख्याल उसके दिमाग में आया, घर पर फ़ोन करूं और देखो कोई उठाता है कि नहीं। अगरचे वो जानती थी कि इस वक्त घर में कोई नहीं है और वहाँ ताला पड़ा है, किसी के फ़ोन उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जानने के बावजूद उसने फ़ोन करने के लिए रिसीवर उठा लिया और ये शायद हसन से मिलने की लाशऊरी कोशिश थी। उसने जल्दी जल्दी नंबर मिलाया और चंद सेकंड बाद उधर घंटी बजने लगी और उसका दिल बड़ी बेताबी से हसन को पुकार रहा था और उसका जी चाहा कि वो उड़कर अपने घर में पहुंच जाए। और फिर ये हुआ कि उधर से किसी ने रिसीवर उठा लिया और रिसीवर उठते ही उसे ज़रा फासले से हसन की रोने की आवाज़ आई। सारा तड़प उठी और शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर बोली, मेरे बच्चे मैं आ रही हूँ। और वो बेख्तियार होकर उठी और अगले लम्हे उसने खुद को अपने घर में ऊपर वाले कमरे में पाया और जहाँ उसके ख्याल के मुताबिक हसन रहता था। उसने देखा कि उसका हसन बेड पर बैठा बुरी तरह रो रहा है। उसने वालहाना अंदाज में बढ़कर हसन को अपनी गोद में भर लिया और हसन ने फौरन रोना बंद कर दिया। कुछ देर वो उसी की तरह गले से लटकाए टहलाती रही और यहाँ तक कि उसके कंधे से लगा सो गया और उसने उसे बेड पर लिटाया और बड़ी प्यार भरी नज़रों से उसे देखती रही और फिर उसने उसकी पेशानी चूमी और मुतमईन होकर उठी। उसी वक्त इर्द गिर्द का माहौल बदल गया और अब उसने खुद को जफर के घर में पाया और उसके हाथ में रिसीवर था और यह रिसीवर उसने अपने घर फ़ोन करने के लिए उठाया था। उसने मुस्कुराकर रिसीवर केडर पर रख दिया और बड़े मुतमईन अंदाज में कमरे से बाहर निकल आई। उसके जहन ने हसन से मिलने का एक नया रास्ता तलाश लिया था। घर में सब लोग समझ रहे थे कि माहौल की तब्दीली ने सारा की जहनी हालत पर खुशगवार असर डाला है और यहाँ आने के बाद उसने हसन का तज़किरा छोड़ दिया
اور اپنے گھر جانے کی ضد بھی نہیں کی تھی اور وہ اپنے بھائی کے گھر میں خوشی خوشی رہ رہی تھی، لیکن اصل حقیقت سے کوئی واقف نہ تھا۔ سارم اس کی طرف سے مطمئن تھا اور وہ اپنے پورے اطمینان سے آدم سفر ہو سکتا تھا۔ اس کے دل میں سلگتی آگ اب پوری طرح بھڑک اٹھی تھی اور انتقام کی یہ آگ اس کے وجود کو جلائے دے رہی تھی۔ اپنے گھر کو سارم نے مجبوراً چھوڑا، اور اگر سارا کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ کسی قیمت پر اپنا گھر نہ چھوڑتا، اور وہ اس شرعی مخلوق سے بالکل خوفزدہ نہ تھا، اور خوف کی بجائے اس کے دل میں شدید غصہ تھا۔ اس خبیث کاکور نے اس کے جگر کا گوشہ چھین لیا تھا۔ اس شرعی مخلوق نے اس کے گھر کے اصل مکینوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور جب سے سارم نے یہ گھر خریدا تھا وہی پریشانی رہا تھا، اور شرعی مخلوق نے نجات کے لیے کیسے کیسے لوگ آئے تھے، لیکن ان سب کو اس منحوس کاکور نے ناکام بنا دیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے شاہ صاحب کے ساتھ ہاتھ دکھایا، اور اس نے شاہ صاحب کے ہم شکلوں سے پورا گھر بھر دیا۔ ان کے رد عمل کو برباد کرنے کے لیے اسرار بابا کمبل کو لے آیا تھا، اور بابا کمبل کی اپنے عزائم تھے، لیکن عیار کاکور نے اسے بھی کامیاب نہ ہونے دیا اور اس کا ایک ہاتھ چھین لیا۔ پھر ایک عامل شمیل احمد نے اپنی سی کوشش کی، لیکن وہ چھت پر بے ہوش پائے گئے، اور جانے ان کے ساتھ اس خبیث کاکور نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اس مسئلے پر لب سی لیے، اور یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ ان کے ساتھ کاکور نے کیا ہاتھ دکھایا۔ بہرحال وہ بھی ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد دعا رانی نے 13 دن کے عمل کے لیے گھر میں ڈیرا ڈالا، لیکن وہ بیچارہ 13 دن تو دور کی بات 3 گھنٹے بھی اس گھر میں نہ گزار سکا۔ ہاتھ مفلوج ہو گئے اور قوت گویائی سے محروم کر دیا گیا۔ ایک عذاب تھا جس سے سارم گزر رہا تھا۔ اب زیارت جائے بنا چارہ نہ تھا، اور شاہ صاحب نے اگرچہ محض ایک پرچی اسے دی تھی جس پر حسن علی زیارت لکھا تھا، اور پرچی کے بعد وہ غائب ہو گئے تھے، اور یہ حسن علی کون تھے اور ان سے زیارت میں کس طرح رابطہ ممکن تھا، اور اس کے بارے میں شاہ صاحب نے کوئی رہنمائی نہ کی تھی۔ لیکن جانے کیوں سارم کو یقین تھا کہ یہی وہ شخصیت ہے جس سے اس شرعی مخلوق سے نجات حاصل ہوگی۔ اگرچہ اسے حسن علی کی نشاندہی ہوتے ہی زیارت چلے جانا چاہیے تھا، اور سارم نے جانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن سارا کی بدلی ہوئی ذہنی حالت نے اسے گھر سے نکلنے نہ دیا۔ اب وہ سارا کی طرف سے بڑی حد تک مطمئن تھا۔ سارا اپنے بھائی کے گھر محفوظ تھی، اور اپنا گھر چھوڑنے کے بعد اس کی ذہنی کیفیت بھی بدل گئی تھی۔ اب اس نے اپنے تصوراتی بچے کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی، اور زیارت جانے کا سے اچھا وقت کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ کوئٹہ جانے والی رات کی آخری کوچ سے اس نے بکنگ کروائی۔ سارا اور ظفر مراد سے اسے کوچ تک چھوڑنے آئے۔ سارا اس کی طرف بڑی فکر مندی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ سارم اکیلا نہ جائے، اور وہ بھی اس کے ساتھ جائے، لیکن سارم نے سختی سے اسے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا۔ ویسے سارا نے اس کے ساتھ جانے کے لیے بہت زیادہ اصرار بھی نہ کیا، اور اس کے لاشعور میں حسن موجود تھا۔ کراچی چھوڑنے کی صورت میں اس کی حسن کا کیا بنتا، اور وہ کس کے سہارے اسے چھوڑتی؟ سارم اور سارا اپنے خیالات میں گم تھے۔ سارم ظفر مراد کے ساتھ گاڑی میں آگے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سارا گاڑی کی پچھلی نشست پر تھی، اور گاڑی ظفر مراد ڈرائیور کر رہا تھا۔ گاڑی سبک رفتاری سے کوچ کے اڈے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور گاڑی کا ایک سگنل پر رکی، اور اچانک ایک ہاتھ اندر آیا، اور ساتھ ہی ایک چہرہ کھڑکی میں نمودار ہوا۔ سارم اس چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ جو ہاتھ اندر آیا اس ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا ٹیلی فون سیٹ تھا، اور گاڑی کی کھڑکی میں جو چہرہ نمایاں ہوا وہ اسرار ناصر کا تھا۔ بابا ٹیلی فون کرو گے؟ اسرار ناصر نے سارم کی طرف سیٹ بڑھاتے ہوئے کہا۔ سارم یہ تو اسرار ہے، اور پیچھے بیٹھی سارا یکدم پریشان ہو کر چیخی۔ اتنے میں سگنل گرین ہو گیا۔ ٹیلی فون کر لو بابا، اپنے پیاروں سے باتیں کر لو بابا۔ اسرار ناصر کی آنکھوں میں کوئی پہچان نہ تھی۔ پیچھے سے گاڑیوں کی ہارن کی آوازیں آنے لگی، اور ظفر مراد نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسرار ناصر نے فوراً اپنا ٹیلی فون باہر کھینچ لیا، اور سارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسرار ناصر نے اپنے گلے میں ٹیلی فون لٹکا لیا تھا، اور اس کا عجیب حلیہ تھا۔ بکھرے ہوئے بال، گریبان چاک، اور میلے کچیلے کپڑے، ننگے پیر۔ سارم کو اسرار کے بارے میں تو اتنا تو معلوم تھا کہ وہ لاپتہ ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی ہے۔ سارم نے ظفر سے سگنل کراس کرنے کے بعد گاڑی کو روکنے کو کہا، اور گاڑی جیسے ہی رکی وہ اتر کر پیچھے کی طرف لپکا۔ جب وہ سڑک کراس کر کے اس کی جگہ پہنچا جہاں اسرار نظر آیا تھا، لیکن اب وہ وہاں موجود نہ تھا، اور اس نے ادھر ادھر تک نظریں دوڑائیں، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آیا، اور جانے اتنی دیر میں وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر گاڑی کی طرف واپس آیا، اور ظفر مراد اور سارا گاڑی سے باہر کھڑے تھے۔ چلیں، سارم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ سارا نے اپنی شرط سنبھالتے ہوئے پوچھا، اور وہ ایک دم کہیں غائب ہو گیا۔ سارم نے بتایا۔ اور اسرار کی یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ سارا نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔
अल्लाह जाने। और जेब से मोबाइल फोन निकाल कर जब्बार नासिर का नंबर मिलाया। हेलो, उधर से जब्बार नासिर ने कॉल रिसीव की। जब्बार, तुम इस वक्त कहाँ हो? सारम ने पूछा। अपने दफ्तर में, जब्बार नासिर ने जवाब दिया। यार, अभी मैंने सड़क पर इसरार को देखा है। कहाँ? और वह बेख्तियार चौंक कर बोला। सरम ने उसे जगह और मकाम बताया और फिर बोला, यार वो तो बिल्कुल पागल हो चुका है और गले में टेलीफोन लटकाए घूम रहा है। और मेरी गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो उसने टेलीफोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाबा टेलीफोन करोगे? और मैं तो उसकी शक्ल देखकर परेशान हो गया। सिग्नल खुलते ही मैंने गाड़ी रुकवाई और तेजी से वापस आया, लेकिन वो मुझे कहीं नजर ना आया और जाने किधर निकल गया। ओह, और यार मैंने उसकी तरफ से बड़ा परेशान हूँ। उसे मुसलसल ढूंढ रहा हूँ और कई लोगों ने उसे इसी हलिये हुलिये में देखा है। और जब मैंने वहां जाकर तलाश किया तो मुझे नहीं मिला। और मैं अभी दफ्तर से निकलता हूँ और तुम्हारी बताई हुई जगह पर उसे तलाश करता हूँ। हो सकता है कि वो मुझे मिल जाए। और जब्बार नासिर ने अफसुर्दा लहजे में कहा। सरम ने पहली बार जब्बार के लहजे में अफसुर्दगी महसूस की, वरना वो इसरार के सिलसिले में बड़ी बेनियाजी और बेइतनाई से बात करने का आदी था। आखिर बड़ा भाई था और अपने छोटे भाई के लिए कब तक ना परेशान होता। मैं यार ज़्यारत जा रहा हूँ, वरना मैं यहाँ रुककर तुम्हारा इंतजार करता, सरम ने कहा। नहीं, तुम जाओ, मैं उसे तलाश कर लूंगा और अगर मिल गया तो पकड़ कर ले जाऊंगा, जब्बार नासिर ने कहा। अच्छा यार, मेरे लिए दुआ करना और मुझे हसन अली मिल जाएं और मैं उस अजाब से निजात पा जाऊं, सरम ने इल्तिजा अमीज लहजे में कहा। अल्लाह बेहतर करेगा, जब्बार नासिर ने दुआया अंदाज में कहा। यार तुम भी दुआ करना कि इसरार मुझे मिल जाए। यार मेरी तो दिल से दुआ है और मैं सिग्नल पर था, वरना उसे जरूर बात करता, सरम ने कहा। और जब मैं वापस लौट कर गया तो वो निकल चुका था। चलो मैं चेक करता हूं। ओके, जब्बार नासिर ने फोन बंद कर दिया। सरम ने अपना मोबाइल फोन ऑफ करके जेब में डाला और गहरा सांस लिया और पता नहीं कि इसरार पर क्या बीती। सरम उसकी बीवी अचानक चल पड़ी और उसका घर जल गया और वो पागल ना होता तो क्या होता, सारा ने कहा। नहीं सारा, बीवी का मरना और मकान जलना ये सब जिंदगी का हिस्सा है और आदमी इस तरह थोड़े पागल हो जाता है। और उसके साथ कुछ और हुआ है। मुझे याद है कि शाह साहब ने इसरार को वाज़ेह तौर पर तंबीह की थी कि वो जादू टूने का चक्कर छोड़ दे, वरना तबाह बर्बाद हो जाएगा। सारा, शाह साहब ने सच्ची पेशगोई की थी, देख लो उसका क्या हाल हो गया। और उसकी आंखों में तो पहचान भी नहीं रही और वो तो सब कुछ फरामोश कर बैठा। अब गले में टेलीफोन लटकाए घूमता है और ये समझ में नहीं आया कि उसने टेलीफोन गले में क्यों लटकाया है, सरम ने कहा। सरम, इसरार ने पीसीओ खोल रखा था और लगता है कि होशो हवास से बेगाना होते हुए जहन में पीसीओ ही रहा है। सारा ने अपनी राय दी। शायद यही बात हो, सरम ने सारा की तायद की। जफर मुराद खामोशी से गाड़ी चला रहा था और उसे इन मामलात का पता ना था, लिहाजा उसने गुफ्तगू में मदाखलत ना की और कुछ देर बाद सारा ने मुख्तसर उसका तारफ कराया। जफर मुराद को इसरार के बारे में तफसील जानकर अफसोस हुआ, लेकिन हकायक का किसी को इल्म ना था। अब तो वो भी जिसके साथ ये भी सब बीता था कुछ बताने से कासर था। और जब बस के अड्डे पहुंची तो कोटा जाने वाली कोच तैयार थी। आधी से ज्यादा बस भर चुकी थी और मुसाफिर मुसलसल आ रहे थे और बैठ रहे थे, अपना सामान रखवा रहे थे। सरम ने अपनी सीट देखकर अपना बैग सीट के ऊपर सामान व रखने वाली जगह में रखा और फिर नीचे वापस आ गया। जफर मुराद ने करीब ही अपनी गाड़ी पार्क की और वह गाड़ी की तरफ बढ़ा और सारा और जफर गाड़ी से टेक लगाए खड़े थे। बैग रख दिया। हाँ, सरम ने कहा और फिर बोला, अब तुम लोग जाओ, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं सरम भाई, जफर मुराद अपनाइए से बोला, हम आपको रुखसत करके जाएंगे। सरम, जाने क्यों मुझे डर लग रहा है, सारा ने कहा। अब चलते हैं तो ऐसी बातें ना करें। सच कह रही हूँ सारम, मेरा दिल घबरा रहा है, तुम मत जाओ, सारा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और मैं अभी आया। और ये कहकर जफर मुराद आगे बढ़ गया। शायद वो दोनों मियाँ बीवी को तन्हाई में गुफ्तगू करने का मौका देना चाहते थे। सारा, जाए बिना चारा नहीं, तुम जानती हो कि मैं कितनी मुश्किल से जाने का प्रोग्राम बनाया। अब जाते मेरी हौसला शिकरी ना करो और मेरा हौसला बढ़ाओ कि मैं जिस मकसद से जा रहा हूँ वो मकसद हासिल करके कामयाब वापस लौटूं। सरम ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ सरम, तुम मेरी फिक्र मत करो और मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, उसने तसल्ली अमीज लहजे में कहा। सच कह रही हो ना, सरम ने यकीन दहानी चाही। हाँ सरम, सच कह रही हूँ, पर तुम जल्दी आ जाना, सारा बोली। मैं जल्दी आऊँगा और काम होते ही निकल आऊँगा, सरम ने कहा। फ़ोन करते रहना, सारा ने तलकीन की। इतने में गाड़ी ने तेज और भारी सा हॉर्न बजाया और जो मुसाफिर बाहर खड़े थे जल्दी जल्दी बस में सवार होने लगे। सरम भाई, आपकी गाड़ी हॉर्न बजा रही है, जफर मुराद ने पीछे से आकर कहा।
अच्छा यार, सरम ने जफर मुराद से गले मिलते हुए कहा। और सरम अपना ख्याल रखना। और सारा बेताबी से बोली। सरम ने उसे अपने करीब किया और सरगोशी में बोला, हाँ जरूर, बस मिलने की दुआ करना। अच्छा, अल्लाह हाफिज। और ये कहते हुए सारा की हसीन आंखें बेख्तियार छलक आईं। नहीं, तुम रोगी नहीं। सरम ने अपनी उंगलियों से उसकी आंखें पूंजी और फिर फौरन ही पलट कर बस की तरफ चल दिया। वो नहीं चाहता था कि सारा उसकी आंख में आए आंसू को देखे। गाड़ी ने स्टार्ट लिया और जफर मुराद और सारा ने बाहर से हाथ हिलाया और सरम ने बंद शीशे के उसकी तरफ अपना हाथ हिलाकर अलविदा कहा। सारा और सरम की आंखें मिली और फिर दोनों ही ने अपने चेहरों का रुख बदल लिया। बस फिर चश्मे जून में बाहर का मंजर बदल गया और गाड़ी सड़क पर आकर रवां दवां हो गई। सरम ने गहरा सांस लेकर अपने शस्त्र पर पांव फैला दिए और यक बारगी उस पर उदासी छा गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं जो भीग रही थीं। कोई 1-1.5 घंटे के बाद उसकी जेब में पड़े मोबाइल फोन में वाइब्रेशन का एहसास हुआ। सरम ने मोबाइल जेब से निकालकर देखा और ये जब्बार नासर की कॉल थी। हाँ जब्बार। सर मुबारक हो यार, इसरार मिल गया। और जब्बार नासर की आवाज़ में बेपनाह खुशी थी। अरे वाह, सरम भी खुश हो गया। जबरदस्त यार, कहाँ मिला? उस सिग्नल से काफी आ गई यार। वो बीच सड़क पर अपने धुन में मगन चला जा रहा था। बस अल्लाह ही ने उसे किसी हादसे से महफूज रखा और मैंने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोककर उसे बीच सड़क पर जा पकड़ा और मैं उसका हाथ पकड़कर सड़क के किनारे लाया। यार, उसकी हालत देखकर मेरा दिल कट कर रह गया और मैंने उसे बेख्तियार गले लगा लिया। क्या उसने तुम्हें पहचान लिया? सरम ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। कहाँ यार, जो शख्स खुद को भूल चुका हो वो मुझे कैसे पहचानेगा? और मैंने उसे गले लगाया तो वो मुझे धक्का देते हुए बोला, तुम मुझे जेब कतरे मालूम होते हो, पीछे हटो, मेरी जेब में टाइम बम है, फट गया तो तुम भी मर जाओगे। मैंने कहा, इसरार मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जब्बार, और तुम इसरार हो मेरे छोटे भाई। और वह कहका लगाकर बोला, मैं पुर इसरार हूँ और तुम गुब्बार हो और बादलों की तरह उड़ जाओगे। अच्छा, टेलीफोन तो कर लो, कहाँ करोगे? चौथे आसमान पर। और फिर उसने ऊँट पटांग बातें शुरू कर दी और मैंने उसे बहला फुसलाकर गाड़ी में बिठाया और घर ले आया। बस अभी अभी घर पहुंचा हूं और पहुंचते ही सोचा कि तुम्हें यह खबर सुना दूं। जब्बार नासर ने कहा, बहुत अच्छी खबर है यार। अब तुम ऐसा करना कि इसरार को फौरन किसी नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल करवा देना और अगर तुमने घर में रखा तो वह भाग जाएगा। सरम ने मशवरा दिया। नहीं, मैं सुबह ही उसे अस्पताल में दाखिल कराता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो और यह अस्पताल में ही महफूज रहेगा। जब्बार नासर ने कहा, अच्छा यार, मैं फिर बात करूंगा। और तुम इस वक्त कहाँ हो? यार, मैं कोच में हूँ, सरम ने जवाब दिया। और फ़ोन करते रहना और जो भी सूरत हाल बहू बताते रहना। हाँ, तुम फिक्र ना करो यार। और मैं सारों को बहुत उदास छोड़कर आया हूँ और भाभी से कहना कि उसे टेलीफोन पर बात कर लें। सरम ने हदायत की। तुम परेशान मत हो, मैं नाज को लेकर खुद भाभी से मिल आऊँगा। और जब्बार नासर पुरखलूस लहजे में कहा, चलो ठीक है, इसरार को अस्पताल में ज़रूर दाखिल करा देना, अल्लाह चाहेगा तो इलाज से ठीक हो जाएगा। अच्छा ओके। और जब्बार नासर ने फ़ोन ऑफ कर दिया। सरम ने अपना मोबाइल फोन जेब में डाला और शीशे से बाहर देखने लगा। बाहर तारीकी के सिवा कुछ न था। कोई 8 बजे के करीब कोच कोयटा पहुंच गई। अगर चाबी सुबह के 8 बजे थे, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे पूरा कोयटा जाग उठा हो। सड़कों पर खासी रौनक थी, दुकानें खुली हुई थी और लोग अपने कारोबारी मसरूफियत में मसरूफ थे। और कोयटा में सुबह जल्दी और शाम देर में होती है। सरम कोर्ट से बाहर उतर कर सोच ही रहा था कि क्या करे। और वो 12 घंटे का सफ़र करके आया था और थकन तारी थी। फिर भूख भी जोरों की लग रही थी और एक सूरत तो ये थी कि किसी बड़े होटल में जाकर फ्रेश हो और खूब डट कर नाश्ता करे, थोड़ा आराम करे और ज़ियारत की गाड़ी पकड़ ले। और दूसरी सूरत ये थी कि किसी दुकान से कुछ लाओ बला खाकर ज़ियारत के लिए निकल खड़ा हो। और ज़ियारत 3 घंटे का सफ़र था और ये सफ़र काट कर फिर इकट्ठा ही आराम करे। अभी वो अपना बैग हाथ में पकड़े सोच ही रहा था कि कौन सा रास्ता अख्तियार करे कि एक साहब गौर से देखते हुए उसकी तरफ बढ़े और वह नज़दीक आकर खड़े हो गए और सरम को घूर कर देखने लगे। अंदाज ऐसा जैसे सरम को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। उन साहब के इस तरह देखने पर सरम भी मतवज्जा हो गया और उसने सर से पांव तक उस शख्स को गौर से देखा। आसमानी रंग की शलवार कमीज, गहरी नीली वेस्ट कोट और पाँव में स्याह सैंडल, सांवला रंग और किसी कदर लंबा कद और चेहरे पर झिझक अमीज मुस्कुराहट। जी फरमाइए, सरम ने बराह रास्त उस शख्स से सवाल किया। मुझसे कोई काम? सर, आप कराची से आए हैं? अजनबी ने सवाल किया। जी हाँ, सरम ने बिला तामल जवाब दिया। सर, आप सरम अली साहब हैं ना? उस शख्स ने झिझकते हुए पूछा। अपना नाम सुनकर सरम चौंका और वो उस शख्स को नहीं जानता था। सरम का कोयटा में कोई जाने वाला ना था और फिर अभी वो बस से उतरा था और इस सफ़र के बारे में कराची में महज चंद लोगों को मालूम था। और फिर उस शख्स ने उसे कैसे पहचान लिया?
आप कौन हैं? सरम ने अपने नाम की तस्दीक से गुरेज किया। मैं जनाब नवाज हूं। और उसने अपना तारफ कराया। अगर मैंने पहचानने में गलती की है, आप सरम साहब नहीं हैं, तो मैं आपसे माजरत ख्वाह हूं। नवाज साहब, आपको ये नाम किसने बताया? सरम ने अब भी साफ बात ना की। नदीम शरीफ ने, नवाज ने बिला तामल जवाब दिया, और वह मेरा दोस्त है। ओहो, अच्छा अच्छा, अब समझा। नदीम ने चलते चलते मुझसे इसरार किया था कि मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर देता हूं और वो आपको अड्डे से ले लेगा, लेकिन मैंने सख्ती से मना कर दिया था कि मैं आपको असल जहमत देना नहीं चाहता था। सर ने सूरत समझते हुए वजाहत की। सर, जहमत किस बात की? देखिए सारा साहब, इनकार मत कीजिएगा, और मैं आपको लेने आया हूँ। मेरे साथ घर चलें और नाश्ता करके आराम करें, फिर आप जहाँ जाना चाहेंगे मैं आपको सवार करा दूंगा। और ये कहकर नवाज ने सारम के जवाब का भी इंतजार ना किया और उसके हाथ से बैग ले लिया, बल्कि छीन लिया और आगे बढ़ता हुआ बोला, आइए, गाड़ी उधर खड़ी है। नदीम का हवाला सुनकर सारम को इत्मीनान हो गया, लेकिन उसे यह हैरत जरूर थी कि नवाज ने उसे पहचान कैसे लिया। बस के बारे में मालूम करना तो कुछ मुश्किल ना था, क्योंकि उसकी सीट ही नदीम ने रेजरू करवाई थी और बस से मुतल्लिक मालूमात उसने नवाज को मुंतकिल कर दी होगी, और नवाज ने बस कोयटा पहुंचने का टाइम मालूम कर लिया होगा। और बस तक तो चलो, और वो पहुंच गया, लेकिन उसे पहचाना कैसे? नवाज साहब, आपने मुझे पहचाना कैसे? सरन ने उसकी गाड़ी में बैठकर पूछा। सर, नदीम ने मुझे खासी तफसील से आपका हुलिया बता दिया था और आपके चेहरे की खास पहचान बता दी थी। नवाज बोला। वो क्या? सर मुझसे चौंक कर देखा। सर, आपकी नाव के पास जो मसा है उसके जरिए आपको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, नवाज ने मुस्कुराते हुए कहा। आप क्या करते हैं नवाज साहब? सरम ने उससे पूछा। सर, यहाँ मेरा गिराज है। और 15-20 मिनट के बाद मुसाफत के बाद नवाज का घर आ गया। सरम ने अपने कपड़े बैग से निकाले और वाशरूम का रुख किया। नवाज ने उसके हाथ से कपड़े ले लिए। आप नहा लें, मैं आपको कपड़े देता हूँ। 5 मिनट के बाद नवाज ने वाशरूम का दरवाज़ा बजाकर उसके कपड़े दे दिए, और ये कपड़े अब शिकनों से पाक थे। उसकी बीवी ने कपड़े प्रेस कर दिए थे। सरम नहार धोकर बाहर आया और डाइनिंग टेबल पर पुरतकल्लफ नाश्ता सजा हुआ था। नवाज साहब, आपने बड़ा तकल्लफ किया। तकल्लफ कैसा? इसे अपना घर समझिए, नवाज ने बड़ी अपनाइयत से कहा। सरम को खूब भूख लगी थी। उसने तकल्लफ बरतरफ खूब डट कर नाश्ता किया, और नाश्ते के बाद 1 घंटे उसने आराम किया, और उसके बाद उसने सफ़र की तैयारी बांध ली। सरम ने घर से निकलते हुए नवाज के इकलौते बच्चे के हाथ पर 500 रुपये का नोट रखा, और नवाज ने बहुत मना किया, लेकिन सरम किसी तरह वो नोट वापस लेने के लिए राजी ना हुआ। इतनी देर में नदीम का कराची से फ़ोन आ गया, और नवाज ने कुछ देर उससे बात की। सरम के बारे में उसने बताया, और उसके बाद मोबाइल फ़ोन पर सरम की तरफ बढ़ाते हुए बोला, सर नदीम। और सरम ने मोबाइल कान से लगाया और हंसकर बोला, आखिर आप बाज नहीं आए। सर, आपको कोई जहमत नहीं हुई? नदीम ने इस्तफसार किया। मुझे तो जहमत नहीं हुई भाई, आपके दोस्त ने मेहमानी का हक अदा कर दिया। और सर में तारीफी लहजे में कहा। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर? नवाज फौरन जोर से बोला। सर, मैं चाहता था कि कोयटे में आपको कोई परेशानी ना हो, नदीम ने कहा। और सर, आप मुनासिब समझे तो आज नवाज के घर आराम कर लें, कल ज़ियारत चले जाएं। नहीं भाई, नवाज साहब की इतनी नवाजिश बहुत है, और मैं ज़ियारत के लिए फ़ौरन निकल रहा हूँ, बल्कि निकल चुका हूँ, और ये मुझे वैगन तक छोड़ने जा रहे हैं, सरम ने वजाहत की। चले ठीक है, अल्लाह आपका सफ़र कामयाब करे, नदीम ने पुरखरोश अंदाज में कहा। सरम ने अल्लाह हाफ़िज़ कहकर मोबाइल फ़ोन नवाज को वापस कर दिया, और नवाज ने कुछ देर उससे बात की और फिर मोबाइल ऑफ करके गाड़ी में आ बैठा। 11 बजे के करीब वैगन ने ज़ियारत के लिए अपना सफ़र शुरू कर दिया, और नवाज ने चलते चलते सरम से दरख्वास्त की कि वह वापसी में अपनी आमद से ज़रूर मतला कर दे, और वह उसे वैगन के अड्डे से ले जाएगा। सरम ने अखलाकन हामी भर ली और वैगन चल पड़ी। सरम अगली नशस्त पर बैठा था और वैगन तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर रही थी। सरम को दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आए, खुश्क पहाड़ और बहाज पहाड़ ऐसे लगते थे जैसे मिट्टी के गारे के बने हों। बाज़ खालस पत्थरों के दिखाई देते, और कहीं से पहाड़ सुर्ख पत्थर के थे और कहीं से ये काले पत्थर के। दूर से ऐसे लगते जैसे ये उजले हुए हों, और उन पहाड़ों की खास बात यह थी कि बहुत ऊंचे थे, बहुत ही ऊंचे। सड़क बिल्कुल खाली थी, और कभी बाहर मुखालफ सिमत से कोई भूसा भरा ट्रक गुजर जाता, और कोई बस गुजर जाती, और कोई वैगन दिखाई दे जाती, और उसके बाद फिर सन्नाटा छा जाता। कभी ठंडी हवा लगती, और कुछ लम्हों बाद गर्म हवा का थपेड़ा आता, और धूप में अच्छी खासी तमाज़त थी। रास्ते में कहीं कहीं सेब और चेरी के बाग दिखाई दिए, और उसके बाद फिर खुश्क पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता। और वैगन अभी ज़्यादा से आधे घंटे की मसाफत पर थी कि ड्राइवर को अचानक ज़ोर से ब्रेक लगाने पड़े।
क्योंकि वो शख्स अचानक ही सड़क पर नमूदार हुआ और अगर वैगन का ड्राइवर फुल ब्रेक ना मारता तो इस बात का इम्कान था कि वो शख्स गाड़ी के नीचे आ जाता। ओए यारा, तुम किस किस्म का आदमी है? सड़क के बीच खड़ा हो गया और ड्राइवर ने खिड़की से बाहर निकलकर गुस्से से कहा। उस शख्स पर ड्राइवर के गुस्से का कोई असर ना हुआ और वह पूरे इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ ड्राइवर की तरफ आया। ओए यार, क्या बात है, बोलता क्यों नहीं? ड्राइवर बदस्तूर मुश्तल था। वो शख्स ड्राइवर के बिल्कुल करीब आ गया। उसने झुककर उसके कान में कुछ कहा। अच्छा, और ड्राइवर का गुस्सा यकदम काफूर हो गया और उसने एक नज़र पीछे बैठे मुसाफिरों पर डाली और फिर मुड़कर उस शख्स को देखा जिसने उसके कान में सरगोशी की थी। और उसके बाद वह फिर मुसाफिरों की तरफ गर्दन मोड़कर बोला, वो यारा, यार सारम कौन है? और मैं हूँ सारम। फौरन बोल उठा, यार तुम इधर उतरो और ये तुमको लेने आया है। ड्राइवर ने उसकी अजनबी शख्स की तरफ देखकर कहा। सरम ने गौर से उस अजनबी शख्स को देखा। उस शख्स को सरम ने पहली बार देखा था और सुर्ख और सफ़ेद रंगत, काली तिरछी हुई दाढ़ी, सफ़ेद लिबास, सुरमई वास्कट और सर पर गोल टोपी शीशे लगी। और वह शख्स ड्राइवर की खिड़की छोड़कर घूमकर सरम की तरफ आया और उसने वैगन का दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़कर किसी हद तक घसीटता हुआ बोला, आओ जनाब, जल्दी करो। सरम ने उतरने से पहले एक नज़र सवाली नज़रों से ड्राइवर को देखा और ड्राइवर फौरन बोला, यारा उतर जाओ, ये तुम्हारा मेज़बान है, मेज़बान। और सरम बिला सोचे समझे वैगन से उतर गया। सरम को उतरते देखकर उस अजनबी ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसके हाथ से बैग ले लिया। सरम के उतरते ही ड्राइवर ने एक लम्हा ज़ाया न किया और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और वैगन की आंख से उजर होते ही सरम को यकायक एहसास हुआ कि उसकी गलती हो गई है। इसरार की आंखों में कोई पहचान न थी। उसने महनाज को पहचाना और ना जब्बार के बच्चों को शनासाई की नज़र से देखा और वह बस गले में टेलीफोन डाले घर में इधर उधर घूम रहा था। और कभी वो लाउंज में पड़े सोफे पर खामोशी से बैठ जाता और कि घर के लोगों को पलके झपकाए बगैर देखता जाता।